नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बिहार के बजट के सेशन के बारे में, जो इस साल का आखिरी बजट भी है। चूँकि नवंबर में बिहार के चुनाव हैं, तो उसके पहले ये बजट पेश किया गया है। क्या इस बजट में लोगों को आकांक्षाओं पर कितना खरा उतरा है, और साथ ही साथ क्या ये मान सकते हैं कि ये जो आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ये पूरी तरह से चुनावी बजट है। आज इसी बात का विश्लेषण करेंगे, लेकिन इस विश्लेषण में लोग कई सारे चैनलों पे आपने देखा होगा कि बजट को लेकर विश्लेषण लोगों ने किया है, लेकिन इस बजट के साथ साथ जब केंद्र की सरकार ने बजट पेश किया था और उसमें भी बिहार को तवज्जो दिया गया था, तो उस बजट से और यहाँ की सरकार ने जो बजट पेश किया, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो बजट पेश किया गया, इसके क्या मायने हैं, इसको भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बजट में किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है और तेजस्वी यादव ने क्या कहा, वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से इस पूरे देश की राजनीति बदल रही है, उसका परिदृश्य जिस तरह से बदल रहा है, उसकी भी झलक इस बजट में दिखती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इस बजट को समझने के लिए सबसे पहले नीतीश सरकार की और नीतीश कुमार के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार पिछले करीब 20 सालों से बिहार की सत्ता में आसीन हैं, काम कर रहे हैं, और लगातार कुछ समय को अगर छोड़ दिया जाए, जो 2015 और 2022 में महागठबंधन के तरफ थे, इसके अलावा पूर्ण रूप से नीतीश कुमार ने ही पिछले 20 सालों में बिहार पे शासन किया है। और नीतीश कुमार की मुख्य बातें यही रही है कि उन्होंने हमेशा से महिलाओं के ऊपर फोकस किया है, उसके ऊपर काम किया है, और इस देश के लिए एक मिसाल के तौर पे उभरे हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप अलग अलग राज्यों में ही नहीं, केंद्र में भी महिलाओं की भागीदारी में सहभागिता कैसे बढ़े, इसके प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आप मान सकते हैं। क्योंकि उनकी पूरी राजनीतिक जीवनी को अगर आप देखेंगे तो वो सबसे पहले और अपने मुख्य प्रायोरिटी पे बिहार की महिलाओं के बारे में, उनके लिए क्या कर सकते हैं, उसी को ध्यान रखा है। और उनके लिए कई सारे योजनाएं उन्होंने चलाई है, और रोजगार हो, स्वरोजगार हो, इसकी व्यवस्था भी उन्होंने की है।
तो इस बजट की मुख्य बातें ये है दोस्तों, पहले उसे समझते हैं क्योंकि बहुत लंबा मैं इसे नहीं खींचूंगा। मुख्य बातें क्या है इसे मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो अगर 2024-25 के बजट को अगर आप देखेंगे तो 2,78,752 करोड़ रुपए का ये बजट था और वो बजट 2025-26 के लिए करीब 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 38,169 करोड़ रुपए ज्यादा है। देखने के लिए तो एक भारी भरकम अमाउंट है और अगर इसको सही रूप से क्रियान्वित किया जाए तो इस बिहार का बहुत कुछ भला हो सकता है, जो कि इनके बजट में भी दिखाई देता है। अब ये कितना काम करेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इसमें मुख्य रूप से बजट का जो आकार है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 3,17,000 करोड़ के आसपास का बजट है, इसमें मुख्य रूप से जो बातें सामने आ रही है वो ये कि इसके माध्यम से रोजगार सृजन कैसे की जाए। सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है, जिससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके। महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी, जो महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने में सहायक होगी। इसी के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए अधिक वित्तीय आवंटन किया गया है, जिससे इन बुनियादी सेवाओं को गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके। बुनियादी ढांचा विकास के लिए सड़क, बिजली और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है, जिससे राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। यह बजट आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सरकार को अपने निर्णयों और योजनाओं के माध्यम से मतदाताओं को आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। इसकी एक तरह से ये पृष्ठभूमि रखी गई है। और जो इसकी खास 5 बातें हैं उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में महिलाओं को नौकरियों में 33% का आरक्षण ये सरकार इस बजट में लेकर आई है। अरहर, मूंग, उड़द एमएसपी पर सरकार खरीदेगी। 1 से लेकर 10वीं तक के छात्रों की स्कॉलरशिप को दुगनी की गई है। बेगूसराय में बिहार का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल बनाने पे भी इस बजट में कहा गया है। साथ ही साथ सरकार हर पंचायत में विवाह मंडप बनाएगी, जहां गरीब लड़कियों की शादी कराई जाएगी। इसी के साथ प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी बदलाव किए गए हैं। कक्षा 1 से 4 तक के लिए जो 600 रुपये की राशि दी जाती थी उसको बढ़ाकर 1200 किया गया। 5 से 6 क्लास के छात्रों को 1200 के जगह पे 2400 किया गया और 7वीं क्लास से 10वीं क्लास तक के छात्राओं को 1800 से बढ़ाकर 3600 रुपया, मतलब जो पहले मिल रहा था उसको जस्ट दुगना कर दिया गया। किन क्षेत्रों के लिए बजट आवंटित किया गया उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा क्षेत्र के लिए 60,964 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य में 20,335 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण कार्य
एवं पथ निर्माण के लिए 17,908 करोड़, समाज कल्याण 13,368 करोड़, गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 16,093 करोड़ और ऊर्जा के लिए 13,484 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्य रूप से जो किसी भी राज्य के लिए मूलभूत सुविधाएं जिससे लोगों को मिल सके, उन विभागों को ज़्यादा से ज़्यादा फंड एलोकेट किया गया है, जिससे कि अगर इस बजट के हिसाब से सरकार काम करती है तो निश्चित ही ये बिहार के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन जो चुनाव नवंबर तक संपन्न हो जाएंगे, क्या इस 6 महीने में सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर जाएगी, ये संशय का विषय जरूर है। इसके अलावा जो SC/ST छात्राओं को ध्यान में रखकर जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थी उसको भी बढ़ाया गया है, 1,000 से 2,000 किया गया। सभी प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम की बात की गई है। शहरों में महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट के बारे में चर्चा की गई है। सभी जिलों में आधुनिक बस स्टैंड बनाने की योजना है। ये सारी मुख्य बातें हैं जो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करने में इसका जिक्र किया। पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि 3 महीने में वहाँ से हवाई जहाज का आवागमन चालू हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि कैबिनेट बजट जब निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, उसमें बिहार को क्या मिला था उसकी छोटी सी झलक मैं आपको बता देता हूं, ताकि इस बजट से उसके कंपैरिजन करने में आपको समझ में आएगा। निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया था तो बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई थी। और आप सभी को पता है कि बिहार में मखाना की जो खेती होती है, इस बोर्ड के बनने के बाद वहाँ के किसानों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। और जो मखाना देश में ही नहीं विदेशों में भी जाती है, उसका एक प्रशस्त मार्ग चालू हो जाएगा। दूसरा, हवाई अड्डा के विस्तार के लिए, जिसमें पटना एयरपोर्ट का बात था, इसको विस्तृत किया जाएगा, जो काम हो भी रहा है। बिहटा एयरपोर्ट जो ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा के रूप में बनेगा, और इसी के साथ साथ 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से IIT पटना का विस्तार, अनुसंधान और विकास के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसकी वजह से राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान NIFTEM की स्थापना की जाएगी, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देगा और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। साथ ही साथ पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के माध्यम से मिथिलांचल क्षेत्र के पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना को प्राथमिकता दी गई है, जिससे 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो गई और इससे किसानों को सीधे सीधे लाभ मिलेगा। इसके अलावा मंदिर और पर्यटन विकास के लिए विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के विकास और नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना लक्ष्य रखा गया। ये
केंद्रीय कैबिनेट बजट में इसकी घोषणा हुई थी। और अगर उस बजट से बिहार के बजट को अगर आप मिलाएंगे तो ये स्पष्ट दिखाई देगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिस जगह पे केंद्र अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है उसके इतर राज्य अपने स्तर से रोजगार और स्वरोजगार को कैसे डेवलप कर सके उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार की गई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बजट पेश होने के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेजस्वी यादव के अपने रिएक्शंस भी आए। उनका ये मानना था कि जिस तरह से भाजपा अपने राज्यों में, चाहे वो लास्ट दिल्ली का चुनाव हुआ उसमें महिला सम्मान निधि में 2500 रुपये का ऐलान किया गया था, तो उनका ये कहना था कि वो यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का ऐलान क्यों नहीं किया गया, फ्री बिजली की बात क्यों नहीं की गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या बिहार जो बजट पेश कर रहा है उसके जो रेवेन्यू के संसाधन हैं, अगर आप उसके आंकड़ों को देखेंगे तो बजट और रेवेन्यू में काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आएंगे। साल दर साल अगर देखेंगे तो ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक तरह से बोले राज्य पे ये कर्ज के रूप में हर साल बढ़ेगा अभी के जो वर्तमान हालात है। तो सरकार से मेरा मानना ये है कि सरकार को सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य तो है ही, लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और इंडस्ट्री की ओर ध्यान नहीं देगी, जब तक सिंगल विंडो पॉलिसी को सही रूप से सुचारू रूप से काम में नहीं आएगा, जब तक इन्वेस्टर को सही माहौल नहीं मिलेगा, तो आप कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी उन्नति करने की कोशिश करें, बिहार डेवलप नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति 200 रुपये में भी आज इस बिहार में काम कर रहा है और इस सच्चाई को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आज भी देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से पलायन होता है तो वो राज्य बिहार ही है। अगर सरकार आज के समय में भी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती है तो आप लोक लुभावन कितने भी वादे कर लें, आप कभी भी बिहार को डेवलप नहीं कर पाएंगे। और जो बात मूलभूत सुविधाओं से उपलब्ध होती है, मैं तेजस्वी यादव के इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि लोगों को जो फ्री की बातें आप छोड़ दीजिए, मेरा मानना है कि वो कहीं भी किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, रोजगार की बात हो, वो सरकार को तेजी से कैसे डेवलप हो सके उसके बारे में प्रयास करना चाहिए। बिहार में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हो उसके बारे में रोड मैप तैयार करना चाहिए। कैसे अधिक से अधिक इंडस्ट्री बिहार में आ सकता है उसके बारे में सरकार जब तक ठोस रोड मैप नहीं बनाएगी, जब तक बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगेंगे, तब तक बिहार डेवलप नहीं कर सकता। आप कागजों पर कितने भी आंकड़े प्रस्तुत कर दें, रियल और रियलिटी में ये डिफरेंशिएशन हमेशा बने रहेंगे। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और उम्मीद करता हूं सरकार इस पर ध्यान देगी, क्योंकि जब तक
राज्य का विकास नहीं होगा तब तक लोगों की भलाई नहीं हो सकती। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से राज्य डेवलप होगा उसी के अनुपात में वहाँ रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। जो इस देश में केजरीवाल ने प्रचलन चालू किया था फ्रीबीज का, मेरा ये आज भी स्पष्ट मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल को फ्री में मुफ्त की योजनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप जॉब क्रिएशन करते हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करते हैं, लोगों को रोजगार अपने ही प्रदेश में अगर लोगों को काम मिलेगा तो वो आपके फ्री स्कीम की ओर जाएगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। आप मूलभूत रूप से अगर आप उसको उपलब्ध करा देते हैं वही बहुत बड़ी बात होगी। कागजों में जो बजट है वो बहुत ही अच्छा बजट है और जो नीतीश की आधी आबादी को टारगेट करने का हमेशा से प्रयास रहा है, उसी दिशा में इस बजट में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया है। जब चुनाव आएंगे तो निश्चित यही बजट समय को लेकर आने वाले नए गवर्नमेंट पे इसका फोकस किया जाएगा और जब चुनावी वादे होंगे हो सकता है उस समय अन्य राज्यों की भांति इस राज्य में भी फ्रीबीज का प्रचलन चालू हो जाए। लेकिन सवाल वहीं का वहीं बना रहेगा कि क्या बिहार जैसा राज्य फ्रीबीज देने की स्थिति में है, जो अपने संसाधनों को अच्छी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्या वो फ्रीबीज प्रोवाइड कर पाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो ये मुख्य बातें थी दोस्तों बजट की, जिसके बारे में बताना था। और केंद्र ने जो घोषणाएं की और राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया, इससे बिहार का अगर अच्छे से क्रियान्वयन किया गया तो निश्चित बिहार डेवलप करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इंतजार हम भी करते हैं, देखते हैं इस बजट का अनुकरण सरकार कितना जल्द से जल्द करती है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ज्वाइन बटन भी ले सकते हैं। सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।